आप सभी को, खासतौर से उत्तराखंड के लोगों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। 24 साल का उत्तराखंड हो चुका है। सन 2000 में 9 नवंबर को सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। लेकिन आपको याद होगा कि जब उत्तराखंड बना था तब उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल हुआ करता था और करीब 6 साल तक उत्तरांचल नाम से ही हम इस राज्य को जानते थे। लेकिन 2007 में उत्तराखंड नाम पड़ गया। लोगों की मांग थी कि उत्तरांचल के बजाय उत्तराखंड नाम किया जाए और फिर उस पर मोहर लगी और अब सभी उत्तराखंड को उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है और उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी को उत्तराखंड दिवस की, उत्तराखंड के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हुआ है। हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उज्जवल उत्तराखंड के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। 25 वर्ष के अमृतकाल में शुरू हो रही है यात्रा। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड जरूरी है। देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते हुए देखेगा। तरह तरह के कार्यक्रम आज उत्तराखंड में आयोजित किए गए हैं उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर। और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा जब उन्होंने उत्तराखंड के 13 राज्यों के 13 जिलों के, उत्तराखंड के 13 जिलों के लोगों को संबोधित किया, वो आप सुनिए। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है। यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृतकाल में है। यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड, देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड के आप लोग आने वाले 25 वर्षों के संकल्पों के साथ पूरे राज्य में अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड के गौरव का प्रसार भी होगा और विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की भी हर प्रदेशवासी तक बात पहुंचेगी। मैं आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर और ये महत्वपूर्ण संकल्प के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 2 दिन पहले ही प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का भी सफल आयोजन हुआ है। मुझे विश्वास है हमारे प्रवासी उत्तराखंड वासी राज्य की विकास यात्रा में ऐसे ही बड़ी भूमिका निभाते रहेंगे। साथियों, उत्तराखंड के लोगों को अपनी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लंबे समय तक अलग राज्य के लिए प्रयास करना पड़ा था। ये प्रयास तब पूरे हुए जब केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। मुझे खुशी है कि जिस सपने के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था वो हम सब साकार होते देख रहे हैं।
और उत्तराखंड दिवस के मौके पर उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 25वें उत्तराखंड दिवस स्थापना दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन में परेड में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड से बाहर दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों के लिए राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस हर साल नवंबर महीने में आयोजित किया जाएगा, जिसकी हमने इस बार शुरुआत की है। और विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंड के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस हर साल जनवरी महीने में आयोजित किया जाएगा। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशेष युवा नीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज से प्रारंभ होने जा रहा राज्य स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक साबित होगा। और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को, उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी। और उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की पवित्र स्थली उत्तराखंड के बहनों भाइयों को राज्य के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म और संस्कृति के प्रति असीम आस्था और प्रकृति के प्रति गहरे प्रेम के लिए प्रसिद्ध देवभूमि मोदी जी के मार्गदर्शन और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रगति और समृद्धि की बुलंदियों को छूने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ती रहे। बाबा केदारनाथ से यह प्रार्थना करता हूं। ये देश के गृह मंत्री की तरफ से उत्तराखंड के लोगों को बधाई। तो उत्तराखंड दिवस को लेकर तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। उत्तराखंड के 13 राज्यों में लोग आज अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने भी उत्तराखंड के लोगों को संबोधित करते हुए उत्तराखंड दिवस की शुभकामनाएं। और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली जुड़ चुके हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरह से उत्तराखंड के सपने को, उत्तरांचल के सपने को, जब उत्तरांचल बना था, राज्य का गठन हुआ था तो उस वक्त नाम था, ये पूरा हुआ, किस तरह की कोशिशें हुई। राव शफात अली, सबसे पहले तो आपको भी उत्तराखंड दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किस तरह से देखा आपने उत्तराखंड के इस सफर को जो अब तक 24 साल का गुजरा है और रजत जयंती वर्ष में प्रवेश कर गया है? बिल्कुल डॉक्टर नासिर, खबरें अभी तक की ओर से शहीदों को नमन और उत्तराखंड वासियों को बधाई। और देखिए 24 साल कम नहीं होते हैं, 24 साल एक लंबा सफर होता है। और ये जो क्षण होता है, ये एहसास कि उत्तराखंड जब बना था तो उसको गौरवान्वित और उत्साह होने वाला ये क्षण होता है, क्योंकि 24 वर्ष अब पूरे हो चुके हैं, रजत जयंती में अब शामिल हो चुका है। अब 25वें वर्ष में उत्तराखंड अपने आप को खुद को संभालने के लिए आगे बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ मिली जुली राय भी इसको कह सकते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि 24 वर्ष में राज्य ने काफी विकास किया, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि अभी भी जो उत्तराखंड की मूल भावना है, यहाँ का जो समग्र विकास है, संतुलित विकास है, वो नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ सरकारें जितनी भी रही हैं, वो चाहे बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, क्योंकि यही सरकारें यहाँ पर सत्ता पर काबिज रही हैं, सबने अपने अपने हिसाब से उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का प्रयास जरूर किया है। हालांकि सवालिया निशान बहुत सारी सरकारों पर लगे हैं कि उत्तराखंड का उस तरह से विकास नहीं हो पाया। लेकिन बहरहाल फिर भी, क्योंकि उत्तराखंड अलग राज्य जब बना था 9 नवंबर 2000 को, तो ये एक बहुत ही गौरवान्वित क्षण था। इसको महसूस किया जा सकता है। उत्तराखंड वासी इसको जब महसूस करते हैं तो बहुत खुशी होती है, बहुत उत्साह होता है। और उत्तराखंड देखिए 24 वर्ष में कुछ सवालिया, जैसे मैं बता रहा हूं कि 13 मुख्यमंत्रियों को देख चुका है। तो 24 वर्ष में 13 मुख्यमंत्री, क्योंकि अगर रिपीट भी लगाए जाए तो 13 मुख्यमंत्री बैठते हैं। तो इतने कम समय में इतने ज्यादा मुख्यमंत्रियों को उत्तराखंड ने देखा। यानी आप देखिए कि उत्तराखंड ने बहुत बड़ी सियासत भी देखी है। अगर राज्य अलग मिला तो यहाँ साथ साथ जो सियासत है उसमें भी बहुत उलट फेर होते रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ प्रयास सरकारों ने यही किया कि उत्तराखंड को विकास के रथ पर, विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए केंद्र सरकारों ने भी सहयोग दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी खामियां हैं जिन पर काम होना है, बहुत सारे ऐसी उम्मीदें हैं जिन पर राज्य सरकारों को खरा उतरना है। सबसे खास बात है कि अभी उत्तराखंड के अंदर अस्थायी राजधानी नहीं है, 2 अस्थायी राजधानी है, गैरसैंण और देहरादून, यहीं पर काम होता है। लोग चाहते हैं कि कोई अस्थायी राजधानी हो। 24 वर्ष में उत्तराखंड को कोई अस्थायी राजधानी नहीं मिली है। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है।
लेकिन इसके साथ ही उत्तराखंड क्योंकि 24 वर्षों के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, यहाँ सरकारें बनी, यहाँ सरकारें गिरी, यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा, और हमने देखा कि कैसे उत्तराखंड की जब पहले मांग की जाती थी, किस तरह के आंदोलन होते थे, और जब वो दिन आया, वो क्षण आया, तो वो कितना उत्साहित करने वाला क्षण था। उस वक्त केंद्र में भाजपा की सरकार थी, वाजपेयी सरकार थी, जब 9 नवंबर को एक घोषणा हुई थी। तो बहुत बड़ा दिन इसको माना जाता है। जगह जगह खुशियां एक दूसरे से बांटी जाती हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव उत्तराखंड से बहुत खास रहा है, बहुत अभिन्न रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर उत्तराखंड में आते रहे हैं, और खास वजह यह भी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली 13 जिलों के साथ एक संबोधन दिया, उत्तराखंड वासियों को बधाई दी, और साथ ही ये भी कहा, क्योंकि राज्य सरकार का भी ये सपना है कि आने वाले जब 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो उत्तराखंड राज्यों में एक अग्रणी राज्य होगा, यानी 21वीं सदी का तीसरे दशक का सबसे अग्रणी राज्य होगा। जी। और प्रधानमंत्री ने भी यही बात कही है, प्रधानमंत्री की ओर से भी यही कहा गया बधाई के साथ साथ। इसके साथ ही क्योंकि जब सरकारें केंद्र में और राज्य में एक ही होती हैं, एक ही पार्टी की होती हैं, तो उम्मीद होती है कि बहुत ज्यादा विकास होगा, और ये वही पल है, वही क्षण है, ये वही वक्त है जब राज्य में भी भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। तो अब इन सरकारों को उत्तराखंड के जो वासी हैं, उनकी जो मूल भावना है, उस पर खरा उतरना बहुत बड़ी चुनौती है, उस पर खरा उतरना होगा। जिस तरह के वायदे किए जी। जाते हैं। राव शफात अली, मैं आता हूं आपके पास, और इस वक्त हमारे साथ सुबोध उनियाल जी जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड से कैबिनेट मंत्री। नमस्कार सुबोध उनियाल जी। नमस्कार नासिर और भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई उत्तराखंड के स्थापना दिवस की। आप लोगों का धन्यवाद सपना आपको और भी, जो पूरे मेहनत रही, प्रदेशवासियों को भी। उस 24 साल पूरे उत्तराखंड कर चुका है। किस तरह से देखते हैं उत्तराखंड के 24 साल के सफर को सुबोध जी? लेकिन निसंदेह अगर आप देखेंगे तो 24 साल में उत्तराखंड ने अगर और राज्यों के मुकाबले देखेंगे तो काफी प्रगति की है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के लेके हो, हायर एजुकेशन के लेके हो, टेक्निकल एजुकेशन को लेके हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, औद्योगिकरण को लेके हो। कोई मामला ऐसा नहीं है जिसमें उत्तराखंड ने तरक्की न की हो। आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 100% गाँव सड़कों से जुड़ चुके हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के जमाने में मुश्किल 7-8% गाँव जुड़े थे। लेकिन अभी माइल्स टू गो। देखिए, एक डेवलपमेंट जो है ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, एक निरंतर प्रक्रिया है, और आज हमको उस पर लगातार आगे बढ़ना है और जन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम करना है। और ये निसंदेह पिछले 24 सालों में चाहे कोई भी सरकार रही हो, सरकारों का फोकस डेवलपमेंट पर रहा, और यही कारण है कि उत्तराखंड आज एक विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है। सुबोध जी, उत्तराखंड राज्य जब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था तो उत्तरांचल नाम था, और उसके बाद इसके लिए बहुत सारी कुर्बानियां हुई, एक लंबा संघर्ष था। उत्तराखंड राज्य जो दुनिया भर में अपने पर्यटन को लेकर, अपनी धार्मिक पृष्ठभूमि को लेकर मशहूर है, पूरे देश को संदेश क्या देता है? देखिए, संदेश ये देता है कि हम लोगों ने जिस तरह अपने जो 72% हमारा क्षेत्र जो है वो वनाच्छादित है, और फॉरेस्ट कवर एरिया को हमने, पहला राज्य ऐसा है जिसमें राज्य बनने के बाद फॉरेस्ट कवर एरिया बढ़ा है। तो इससे हमारी नैसर्गिक सुंदरता, हमारे यहाँ के स्प्रिंग्स, हमारे यहाँ की नदियाँ, हमारे यहाँ का जो वातावरण है, चाहे वो रिलीजियस टूरिज्म को लेके हो, चाहे वेलनेस टूरिज्म को लेके हो, चाहे एडवेंचरस टूरिज्म को लेके हो, और क्लाइमेटिकली पॉल्यूशन जो हमारे यहाँ बहुत कम है, और आज लोगों का जो इच्छाएं हैं वो है पॉल्यूशन फ्री ऐसी जगह मिले जहाँ वो जाकर के पर्यटक जा सके। तो इस मामले में इस राज्य ने अपने नैसर्गिक सुंदरता को बना के रखा है। अपने काफी कुछ हम लोगों ने जो इन्वायरमेंटल जो ग्लोबल इश्यू है क्लाइमेटिक चेंज का, उस पर भी हम लोग काफी कुछ खड़े उतरे, और आगे भी जो चाहे वो टिहरी लेक हो, चाहे मानस खंड हो, चाहे चार धाम यात्रा हो, चाहे एडवेंचरस टूरिज्म हो, इन सब को लेकर के एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ ये राज्य आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि आज देश भर के निवेशकों का आकर्षण का केंद्र उत्तराखंड बनते जा रहा है। जी, एक सवाल आपसे हमारे ब्यूरो चीफ हैं उत्तराखंड से राव शफात अली, वो भी करना चाहते हैं। जी राव शफात जी। सुबोध जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और क्योंकि इत्तेफाक से आप ऐसे मंत्री हैं कि आपने कांग्रेस की सरकार में भी काम किया है और अब बीजेपी की सरकार में भी है, तो आपको क्या लगता है कि किस सरकार ने सबसे ज्यादा चिंता उत्तराखंड के लिए की है, क्या बीजेपी ने या फिर कांग्रेस ने? देखिए, इस बारे में दो राय नहीं है, क्योंकि मैं इस सच को स्वीकार करता हूँ कि इस राज्य में सर्वकालीन श्रेष्ठ मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी जी रहे।
जिन्होंने एक विजन भी दिया। उस तिवारी जी के एक्सपोजर को, उनके विजन को सभी पार्टी के नेताओं ने अडॉप्ट किया। एक तिवारी जी एक किस्म से मेंटर इस राज्य के लिए थे और उनसे सबको सीखने का अवसर मिला, मुझे भी स्वयं सीखने का अवसर मिला, बाकी राजनीतिक लोगों को भी। तिवारी जी ने कहीं ना कहीं एक्सपोजर देने का काम किया और आज हम सब लोग उसी रास्ते पे आगे बढ़ के राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं। तो लिहाजा ये कोई कंपटीशन नहीं है किसने अच्छा किया, क्योंकि इसके लिए 5 साल बाद चुनाव होता है और चुनाव में जनता निर्णय लेती है, क्योंकि जनापेक्षाएं लगातार बढ़ती जाती है और जनापेक्षाओं में जनता की जिस तरह आप विकास करोगे तो और ज्यादा विकास की मांग होती है। इसलिए जनापेक्षा है, इसका तो निर्णय जनापेक्षाएं दे देती है कि कौन ठीक है कौन नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के आप देखेंगे तो नरेंद्र तिवारी ने जो एक एक्सपोजर, एक विजन इस राज्य को दिया और उसमें अटल जी का जो सहयोग था, जिससे उन्होंने इंडस्ट्रियल पैकेज दिया, आज उसके बल पर हम लोगों ने चाहे लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया हो, हमारा टैक्स टैरिफ जो है, जो टैक्स रिसीट्स जो है वो बढ़ी हो, ये तमाम चीजें विकास में आगे आती है और आज हम उसी रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। सुबोध जी आपने बेबाक जवाब दिया है, इससे आपके भाजपा के जो नेता वो नाराज हो सकते हैं। बहरहाल अभी उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर के और स्वास्थ्य को लेकर के बहुत काम होना है, आपको लगता है? जी देखिए, शिक्षा, लोग नए परिवर्तन हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी में आप देखिए आज की तारीख में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक इंजीनियरिंग जैसे स्ट्रीम्स आई हैं जो दुनिया आने वाले समय में दुनिया को दिशा और दशा भी देंगी। भले इनके खतरे भी है, लेकिन उसी तरह से शिक्षा में भी एक बहुत भारी परिवर्तन हो रहा है। इसीलिए नई शिक्षा नीति लाकर, जो आपने देखा 2020 में नई शिक्षा नीति आई, ये देश के युवाओं को दिशा भी देगी, दशा भी देगी और ये देश अपनी सनातनी संस्कृति पर आगे बढ़ते हुए कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर एक छाप छोड़ेगा, जिसकी शुरुआत आप देख रहे हैं। अभी नए नए राष्ट्रपति ट्रम्प साहब ने भी भारतीय संस्कृति की बहुत तारीफ की है। तो हम अपने कल्चरल उसको आगे बढ़ाने के नई शिक्षा के माध्यम से और दुनिया की जो रेस में हमारा बच्चा बड़े में कॉम्पिटिशन के साथ आगे बढ़े, उस शिक्षा पर भी फोकस करना है। लेकिन मैंने जैसे आपने कहा भी माइल्स टू गो, अभी बहुत आगे जाना है, क्योंकि रोज परिवर्तन हो रहा है टेक्नोलॉजी में। रोज शिक्षा के क्षेत्र में नए नए विषय आ रहे हैं, तो हमारा बच्चा नए विषय के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े। और स्वास्थ्य की जहां तक बात है, क्योंकि आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य है, क्योंकि हमारा एक जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं ये बड़ी दिक्कत है। लेकिन अगर आज से 20-24 साल पहले की आप जैसा देखेंगे, लोग कंधों पे उठा के पेशेंट को लाते थे, प्रभु की कृपा से आज सारे गांव सड़कों पे जुड़ गए हैं, तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन अभी हेल्थ सेक्टर में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुबोध उनियाल जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको बधाई उत्तराखंड दिवस की। राव शफात अली लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम और भी उत्तराखंड के नेताओं से बात करते रहेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं से। राव शफात अली, सुबोध उनियाल काफ़ी बेबाकी से उन्होंने खुले दिल से तारीफ कर दी और ये भी एक हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड से संदेश राजनीति में कि हालांकि उन्होंने दोनों ही सरकारों में काम किया, लेकिन एनडी तिवारी का जो एक उत्तराखंड के लिए उनकी कोशिशें रही थी और वो ऐसे मुख्यमंत्री थे, तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में, कि अपना कार्यकाल पूरा कर पाए थे। तो उनका कितना बड़ा योगदान हम उत्तराखंड राज्य की लड़ाई में और उत्तराखंड की राजनीति में और उत्तराखंड के विकास में देखते हैं। बिल्कुल डॉक्टर नासिर, देखिए सुबोध उनियाल ने बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से कहा, उन्होंने ये राजनीतिक जवाब भी नहीं दिया। हालांकि वो भी बीजेपी में है, कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन फिर भी, क्योंकि वो कांग्रेस में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी कैबिनेट मंत्री रहे, लेकिन जो तारीफ करने वाली बात थी इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तराखंड का वासी भी जानता है, सब लोग ये कहते हैं कि नारायण दत्त तिवारी के वक्त में बहुत विकास हुआ था और उस तरह का विकास अभी तक सरकारों में देखने को नहीं मिला। हालांकि देखिए, धामी सरकार पुरजोर प्रयास में और बहुत ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है जो उत्तराखंड के लिए मील का पत्थर साबित भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी उत्तराखंड में बहुत सारे काम होने बाकी हैं, बहुत सारा विकास होना बाकी है। केंद्र सरकार भी लगातार सहयोग कर रहा है। लेकिन नारायण दत्त तिवारी की अगर बात करें, देखिए उनका कार्यकाल बहुत स्वर्णिम कार्यकाल में गिना जाता है। उस वक्त क्योंकि सिडकुल यहाँ पर बना था, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ पर आई थी, रोजगार के द्वार खुले थे। वही चीजें अगर दोबारा से एक बार फिर से हो जाए तो उम्मीद है कि जो पलायन है उस पर लगाम लग सकती है, पलायन रुक सकता है, रोजगार उत्तराखंड में मिल सकता है। लेकिन वो जो 5 साल का पीरियड था कांग्रेस के वक्त का, जिसमें नारायण दत्त तिवारी का जिक्र किया जाता है, भाजपा के नेता भी देखिए उनकी तारीफ करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि नारायण दत्त तिवारी के वक्त में यहाँ पर विकास हुआ। हालांकि सरकारें बदलती रही, सरकारें अस्थिर भी यहाँ पर हुई हैं, उसके बाद स्थिर सरकारें भी उत्तराखंड को मिली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत
उम्मीदें हैं उत्तराखंड को, उत्तराखंड के वासियों को, कि जो मूल भावना थी उत्तराखंड की, मूल भावनाओं के आधार पर उत्तराखंड लिया गया था, मांगा गया था, इसके लिए शहीद हुए थे लोग, आंदोलन हुआ था, अभी भी इस पर सरकारों को बहुत गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। लेकिन उसके बावजूद देखिए, सरकारें काम करती हैं, वर्क करती हैं, अलग अलग योजनाओं पर काम करती हैं। अभी जिस तरह के दावे धामी सरकार की ओर से भी किए जा रहे हैं कि 25 वर्षों के बाद जब उत्तराखंड 25 वर्ष का हो जाएगा तो एक अग्रणी राज्य होगा, और इसके लिए सरकार काम भी कर रही है। लेकिन अधिकारियों को, ब्यूरोक्रेट्स को, नेताओं को, सरकारों को भी इस पर गंभीरता से जो विकास कार्य की योजनाएं हैं, जो खाका तैयार होता है, उस पर धरातल पर काम करना होगा। अभी सुबोध जी से मैंने सवाल किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या उत्तराखंड में भी काम होना है। हम देखते हैं कि देखिए, पहले में और अब में बहुत अंतर है, अभी फर्क पड़ा है, पहले से अच्छे काम हुए, लेकिन अभी भी शिक्षा के मामले में उत्तराखंड और स्वास्थ्य के मामले में उत्तराखंड थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत मजबूत करना होगा सरकारों को, शिक्षा सेवाओं को बहुत मजबूत करना होगा सरकारों को। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये था कि हम राजनीति में बात कर रहे थे, एक चीज़ ये भी देखी गई कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री कई रहे, लेकिन उनके कार्यकाल को लेकर हमेशा से एक चर्चा रही है कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर नारायण तिवारी को छोड़ दें, या फिर एक आध नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, आपको उसके बारे में ध्यान हो, कि अपने कार्यकाल पूरे नहीं कर पाते। पुष्कर सिंह धामी लास्ट में उनको बनाया गया, फिर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, तो अभी वो चल रहे उत्तराखंड के विकास को लेकर लगातार और उनकी कोशिशें चल रही हैं। तो क्या इस राज्य की राजनीति में ये अलग तरह का विषय क्यों आ जाता है, या फिर इस तरह की चीजें यहाँ के लोग पसंद करते हैं, या फिर उनको इसकी हैबिट हो चुकी है? हाँ, डॉक्टर नासिर, आपने सही कहा कि उत्तराखंड ने बहुत अस्थिर राजनीति देखी है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा, इस छोटे से पीरियड में, यानी 24 वर्षों के दौरान यहाँ पर राष्ट्रपति शासन को भी उत्तराखंड वासियों ने देखा है। सरकारें अस्थिर रही हैं, स्थिर सरकारें नहीं है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। इसको कह सकते हैं कि नेताओं की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो बहुत ज्यादा है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति से उत्तराखंड प्रभावित होता है। तो यहाँ की जो महत्वाकांक्षाएं हैं नेताओं की, वो इसकी जिम्मेदार हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकारें यहाँ पर, मुख्यमंत्री बदले गए हैं, सरकार गिरी है, तो इसके पीछे की जो जिम्मेदारी है, पूर्ण रूप से मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ की जो राजनीति है, महत्वाकांक्षा है, वो बहुत ज्यादा है। यहाँ काम करने के दावे तो किए जाते हैं नेताओं की तरफ से जब वो जीत कर आते हैं, लेकिन उन पर उतना काम नहीं हो पाता। हमारे साथ प्रदीप कुकरेदी जी जुड़ चुके हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। नमस्कार प्रदीप जी। नमस्कार प्रदीप जी, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको उत्तराखंड के स्थापना दिवस की। सवाल यही है कि 24 साल का ये सफर उत्तराखंड का किस तरह से आप देखते हैं, कितने उतार चढ़ाव आपने देखे, और आप उन आंदोलनों में हिस्सा लेते रहे हैं जब उत्तराखंड के गठन को लेकर लड़ाइयां लड़ी गई? निश्चित रूप में सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासियों को जो है शहीद बधाई देता हूँ, उन शहीदों को नमन करता हूँ। और निश्चित रूप में आपका सवाल बिल्कुल सही है, और ये होता भी है कि जब भी कोई, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन में हो या प्रदेश के, उसके दृष्टि से हम देखें कि 24 वर्षों के हम कदम चल चुके हैं, 25वें में हम रजत जयंती की तरफ बढ़े हैं, तो निश्चित रूप में कई चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, और कुछ चीजें हम उसकी समीक्षा करते हैं कि अब समीक्षा करने का समय है कि जब एक युवा हो जाता है तो उसको अब किस क्षेत्र में जाना है, वो प्रोफेशनल उसमें जाना चाहता है, रीजनल उसमें जाना चाहता है, किसी, तो वही चीज यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि वो किस दृष्टि से जो है राज्य के किस परिप्रेक्ष्य में काम होगा। निश्चित रूप में विकास हुए हैं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा हुआ है, आपने देखिए सड़कों का जाल हो, इंडस्ट्री के मामले में हो। जब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें उत्तराखंड स्टेट जब हमारे नाम के आगे लगा तो फक्र महसूस होता है, चाहे वो किसी ब्यूरोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सीडीएस बना हो, चाहे वो अन्य अधिकारी बना हो, चाहे खेल खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गए हों, किसी भी क्षेत्र में जब उत्तराखंड जब साथ में जब नाम लगता है तो बड़ी खुशी होती है। और बाकी चीजें मैं ये कह सकता हूँ कि जो विशेषकर जो जिन उद्देश्यों के लिए राज्य की परिकल्पना हुई थी 9 जिले में, अगर उसको कहूँ, उन पे थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहां से हम लगातार जो है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय निश्चित रूप में हमारी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन एक भाई की इनकम 100 रुपए महीना, एक बाकी के जो 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, उनकी 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए महीना, 30 रुपए महीना, तो वो उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते हम उसको। तो वही स्थिति हमारे पहाड़ की है, उसमें सरकार को समीक्षा करने की आवश्यकता है। और जो इम्पोर्टेंट इशू जो इस समय समीक्षा का है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री को हमने सुझाव भी दिए हैं, वार्ता भी हुई है कि अब उसमें 24 वर्ष हो चुके हैं, उसमें एक तो स्थायी राजधानी का डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए,
हमारे को सशक्त कानून जो शुरू के 2-3 वर्षों के अंदर उसको तय कर दी जानी चाहिए थी, वो हम 24 वर्षों बाद हम उसको तय करने की दिशा में जा रहे हैं। वो भी जब तय होगा तब पता लगेगा। और लोकायुक्त है, रोजगार की नीति है, और ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, और परिसीमन आने वाला है, वो हमारे लिए और जो है भयावह स्थिति हो सकती है। मैं पर्वतीय इलाकों की वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि जो तराई के क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं वो निश्चित रूप में एक घुटन महसूस हो जाती है। फिर क्यों, जब सब लोग उठ के पहाड़ से नीचे आएंगे। इसमें रोजगार नीति बनाने की आवश्यकता है कि चाहे वो शिक्षक हो, क्लेरिकल हो, किसी भी विभाग, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, उसको जिले के जिले और ब्लॉक को ब्लॉक में रोकना पड़ेगा, तो उससे हमारी बात आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप हमारे साथ जुड़े। और करण महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष। नमस्कार करण महाराज जी। नमस्कार। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई उत्तराखंड दिवस की, उत्तराखंड के स्थापना दिवस की। किस तरह से देखते हैं आज का ये महत्वपूर्ण दिन, जो सफर उत्तराखंड का रहा है, जो संघर्ष रहा, किन किन ख्वाबों को उत्तराखंड अब तक पूरा कर पाया आपने? देखिए, जहाँ खड़े थे अभी भी मैं कहूँगा नरेंद्र तिवारी जी के बाद वहीं हम खड़े हैं। उन्होंने कुछ कोशिशें की थी सार्थक, लेकिन उसके बाद से लगातार बेवकूफ बने हैं। जो आंदोलनकारियों का शहीदों के सपने थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। बाहर से आकर व्यक्ति यहाँ करोड़ों कमा रहा है, लेकिन जो स्थानीय आदमी है वो बेरोजगार है। बेरोजगारी बढ़ी है। हमारे कर्मचारी आंदोलनरत हैं, चाहे वो उपनल के हों चाहे अन्य हों। आय से अधिक संपत्ति के मामले छोटे से राज्य में मंत्रियों के सामने आने लगे हैं। वहीं हॉर्टिकल जैसे डिपार्टमेंट जो हमारी रीढ़ की हड्डी थी, उसमें सीबीआई जांच की आंच आ गई है। तो ये हालात है। और प्रदेश 9 हिमालय राज्यों में महिला अपराध में आज पहले नंबर पर खड़ा हो गया है। इन स्थितियों से कैसे बाहर निकलें, कैसे उत्तराखंड को मजबूत बनाएं, कैसे विकसित राज्य के रूप में हम इसको डेवलप करें। और इतना सुंदर ये राज्य है, जिसको मुझे लगता है भारत के सबसे सुंदर और सबसे अच्छे राज्य के रूप में आगे आने की कोशिश होनी चाहिए थी, पर वो नहीं हो पा रहा है। और बहुत सारा काम अभी बचा है। पेपर लीक हो रहे हैं, बेटियों के बलात्कार और सत्ताधारी दल के लोगों के नाम इनमें आ रहे हैं। यह हम सबके लिए एक चिंता का विषय है। राव शफात अली भी हमारे साथ, हमारे उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं, वो भी आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। जी राव। करण महाराज जी, बहुत बधाई आपको राज्य स्थापना दिवस की। जैसा आपने कहा कि नारायण दत्त तिवारी, इसमें कोई दो राय नहीं कि नारायण दत्त तिवारी के वक्त में बहुत विकास हुआ, लेकिन उसके बाद तो सरकारें आपकी भी आई हैं, सरकार आपकी भी रही है, मुख्यमंत्री आपके भी रहे। तो ये विकास उस वक्त नहीं हो पाया करण जी। मैंने हम सबको उसका दोषी बताया है। नारायण दत्त तिवारी जी ने सिडकुल इत्यादि की स्थापना करी, काफी उन्होंने हमारा बजट बढ़ाने का काम किया, और उसके बाद से चाहे वो इन्वेस्टमेंट मीट हो सब वो बेवकूफ बनाने वाली रही। और इन्वेस्टमेंट आने के बदले हमारे यहाँ जो आई हुई कंपनियां थी नारायण दत्त तिवारी जी की मेहनत से, वो भी, उसमें से भी बहुत सारी अधिकांश कंपनियां वापस चले गई हैं। तो ये चिंता का विषय है। एक तरफ बाबा रामदेव जैसे लोग आए और उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां यहाँ जोड़ ली, लेकिन स्थानीय सरकार है, हमारी प्रकृति है, हमारे पास साधन सब कुछ है, लेकिन हम अपने राज्य के लिए करण जी 2012 से 17 तक का अगर आप जिक्र कर दें तो थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि पुरानी बात तो आप बता ही चुके हैं। 2012 से 17 तक किस तरह की राजनीति रही, कांग्रेस सत्ता में थी? देखिए, 12 से 17 में भी मैं कहूंगा कि बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से उस समय हमारे केदारनाथ की त्रासदी आई और अन्य किस्म की आपदाएं उस समय राज्य में आई थी, उसमें मनमोहन सिंह जी ने भरपूर मदद, जितनी वो कर सकते थे करने का उन्होंने काम किया। और बीजेपी के बड़े मंत्री, बीजेपी के नेताओं ने तब उस समय तारीफ की। उमा भारती जो इनकी मुख्यमंत्री रही, वो हमारी सरकार की, तत्कालिक सरकार की हौसला अफजाई करके गए कि इतना बेहतर काम इतने कम समय में नहीं हो सकता था। बाबा रामदेव जो अक्सर हमारे को विरोध करते हैं, वो भी तारीफ करके गए कि केदारनाथ में जबरदस्त काम हुआ। ऐसी भीषण आपदा के बाद भी राज्य को मजबूत करने की कोशिश हुई। हमने मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ जैसी योजनाओं को लागू किया, जिससे एक मैसेज किया कि उत्तराखंड में सब कुछ ठीक है। 1-1.5 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, जिसको 6 लाख के आसपास पहुंचाया गया। ये सारे काम उस समय हुए हैं। मेरा वृक्ष मेरे मित्र से लेकर मेरा गांव मेरी सड़क तक। करण महाराज, एक आखिरी सवाल की अब ये बात कही जाती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष प्रेम है, और वो कई बार अलग अलग मंचों से उत्तराखंड के विकास को लेकर बात कर चुके हैं, और उन्होंने आज भी बयान दिया कि जी देखिए केवल बात करी जाती है। केदारनाथ हमारे इष्ट देवता, उनके गर्भगृह के नियम किसने तोड़े? किसने कृष्णा माई की 17 साल की तपस्या में 24 घंटे में ग्रहण लगा दिया और कृष्णा माई की गुफा का नाम मोदी गुफा हो गया?
किसने आदि कैलाश में वहां फोटोग्राफी कर दी जहां लिखा है सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और फोटोग्राफी मना है, उस बोर्ड के आगे फोटो खिंचाने वाले हमारे प्रधानमंत्री ही तो हैं। क्या क्या ऐसा चमत्कार उत्तराखंड के लिए कर दिया, यहाँ आए, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, अंकिता भंडारी के लिए एक शब्द जो व्यक्ति नहीं कह सका उसके न्याय के लिए। करण महाराज जी, एक विपक्ष की भूमिका किसी भी प्रदेश में, चाहे कभी आप रहे हो विपक्ष में, चाहे बीजेपी रही हो, तो क्या उत्तराखंड में विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ जनहित के मुद्दों को लेकर कदम मिलाता हुआ नजर आया है? क्या आज वो स्थिति है? निश्चित ही, जहां पर अगर जरूरत होगी वहां खड़े होंगे, लेकिन जहां सोने की चोरी होगी, जहां अपमान होगा, जहां जोशीमठ बर्बाद होगा, उसमें तो हमारा काम विरोध करने का है और अंकुश दिखाने का है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं पर जी करण महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और अब एक आखिरी सवाल राव शफात अली आपसे कि जाहिर सी बात है कि जब किसी सफर को लेकर बातचीत होती है तो उसके अच्छे पहलुओं पर भी और उसके उन खराब पहलुओं पर भी, संघर्ष पर भी कहीं ना कहीं बात निकल आती है। तो करण महारा की तरफ से इस बात को भी उन्होंने कहा कि हाँ, हर सरकार के वक्त में काम हुए और हर सरकार दोषी हुई, लेकिन जाहिर सी बात है जब राजनीति होती है तो फिर किसी भी दूसरी सरकार पर विपक्ष के लोग ज्यादा आरोप लगाते हैं। तो किस तरह से, अगर हम संक्षिप्त में बात करें, आप कंक्लूजन करेंगे, उत्तराखंड को लेकर आपने बहुत कुछ कहा कि अब उत्तराखंड में क्या होना चाहिए, क्या चाह रहा है उत्तराखंड आज की तारीख में जब 24 साल पूरे हो चुके हैं? तो देखिए डॉक्टर नासिर, यहाँ क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस सरकार में रही है, सत्ता पर काबिज रही है, लेकिन जिस तरह से वायदे किए जाते हैं, चुनाव में वायदे किए जाते हैं, उससे इतर थोड़ा सा काम करना होगा। एक तो उन वायदों पर खरा उतरना होगा जो वो चुनाव के वक्त में जनता से करते हैं। तो अगर उस पर वो खरा उतर जाए तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड वाकई में, करण महाराज जी ने कहा कि बहुत खूबसूरत राज्य है, अगर ये राज्य चाहे तो पूरी दुनिया के अंदर एक अलग ही राज्य अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन करण महाराज जी ने साथ साथ ये भी कहा कि उन्होंने सभी को जिम्मेदार माना। हालांकि एक स्वच्छ और अच्छी निष्पक्ष राजनीति है कि सुबोध उनियाल ने भी जैसा जिक्र किया, उन्होंने भी तारीफ की। उसके बाद करण महाराज जी ने कहा कि इसमें सबकी खामियां रही हैं। तो वाकई में अगर जिस तरह की बात आज स्क्रीन पर हो रही है, यही बात अगर धरातल पर हो और उन मुद्दों पर चर्चा हो जिन मुद्दों को लेकर के जनता सवाल उठाती है, जिनकी जरूरत है उत्तराखंड को, जिस विकास पथ की जरूरत है उत्तराखंड को, उन पर अगर धरातल पर काम हो तो उसमें कोई दो राय नहीं कि 2-4 साल के अंदर, 5 साल के अंदर उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य होगा। हम वाइंड अप करते, लेकिन इसी बीच एक सवाल और मेरे जहन में आ गया राव शफात अली, कि एक चीज ये देखी गई कि उत्तराखंड जैसा राज्य हो तो वहां बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति होती है। क्षेत्रीय पार्टियां क्यों इस राज्य में नहीं पनपी? हालांकि कोशिश होती रहती है निर्दलीय तौर पर, या कुछ छोटी कुछ पार्टियां होती हैं वो कोशिश करती है। इसी तरह से हम राजनीति हिमाचल प्रदेश में देखते हैं कि वहां भी राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीति होती है। इसकी क्या वजह रहती है? पहाड़ी क्षेत्रों का कुछ अलग तरह का राजनीतिक सोच विचार होता है, या फिर लोग राष्ट्रीय पार्टियों के हिसाब से चलना चाहते हैं? इस पर संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया कि कोई क्षेत्रीय पार्टी क्यों नहीं उभर पाती यहाँ पर? देखिए, उत्तराखंड में जो वर्चस्व है वो बीजेपी कांग्रेस का यहाँ रहा है, जो नेशनल पार्टी है, लेकिन यहाँ उत्तराखंड क्रांति दल का जिक्र करना भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ की क्षेत्रीय सबसे बड़ी पार्टी यही थी। लेकिन सवाल ये हुआ कि जब इसके विधायक जीत करके आए तो वो सत्ता में शामिल हो गए, वो कांग्रेस की सत्ता में शामिल हो गए, वो बीजेपी की सत्ता में शामिल हो गए, तो उनके ऊपर से जनता का विश्वास हट गया। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ क्षेत्रीय पार्टी को वो ये हुआ, और उस विश्वास का खामियाजा ये हुआ कि फिर सत्ता से बाहर हो गए, यानी जो 1-2-4 विधायक जीत करके आते थे वो भी नहीं आए, जीरो, खाता ही नहीं खुला बिल्कुल भी। और नेशनल पार्टियों का दबदबा यहाँ पर कायम रहा, यानी कि वो सिर्फ सत्ता के लिए या कुर्सी के लिए जो क्षेत्रीय पार्टियां थी वो चुनाव लड़ती थी, जनता के जहन में ये बात घर कर गई, और इसके बाद उनको सबक सिखाया गया जनता की ओर से। उसके बाद बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही यहाँ पर जो भी राजनीतिक युद्ध है वो चलता रहा। हालांकि कुछ दिनों के लिए यहाँ पर बसपा भी, उसके भी विधायक जीत करके, हालांकि अभी भी बसपा के विधायक हैं, लेकिन अभी तक सत्ता पर जो काबिज है, मुखिया जो बने, वो बीजेपी कांग्रेस के ही पार्टी के नेता बन पाए। बहुत बहुत शुक्रिया राव शफात अली आपका इस पूरी चर्चा के लिए और इस विश्लेषण के लिए, और उत्तराखंड के लोगों को, उत्तराखंड के निवासियों को और देश में जहां जहां भी उत्तराखंड के लोग रह रहे हैं उन सबको उत्तराखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।